हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। मौर्य साम्राज्य के पार्ट वन में हमने मौर्य साम्राज्य के उदय, उसके प्रमुख शासकों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व अशोक, साथ ही साथ अशोक की दमनीति व उसके 14 अशोकन अभिलेखों के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की वास्तुकला व मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मौर्य साम्राज्य में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली थी। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन। केंद्र का जो प्रशासन का केंद्र होता था वो राजा होता था। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका व व्यवस्था पालिका का मुख्य होता था। मौर्य काल में गणराज्यों का ह्रास होने लगा और उसके बाद राजतंत्रात्मक व्यवस्था मजबूत हुई। राजा राज्य के सभी पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करता था। साम्राज्य के पुरोहित व मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले उनके चरित्र को परखा जाता था और जिसे क्या बोलते थे, उपदा परीक्षण कहा जाता था। मौर्य काल में सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें 12, 16 या फिर 20 सदस्य होते थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव अमात्यों से उपदा परीक्षण के द्वारा किया जाता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था और जो मंत्रिपरिषद है उस पर राजा का नियंत्रण होता था और जो मंत्रिपरिषद का निर्णय होता था उसको मानने के लिए राजा बाध्य नहीं था, वह उसके निर्णय को मानने से इनकार भी कर सकता था। आगे हम पढ़ते हैं पुरोहितों और प्रधानमंत्री। जो मौर्य साम्राज्य है उसमें प्रमुख अधिकारी पुरोहित था, वो धर्माधिकारी होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों विभाग किसके पास थे? चाणक्य के पास। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? उसको कौटिल्य भी कहते थे। बिंदुसार का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री खल्लाटक था और अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त थे। सभाहर्ता, यह राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका प्रमुख कार्य राजस्व एकत्रित करना व आय व्यय का ब्यौरा रखना, साथ ही साथ वार्षिक बजट तैयार करना भी होता था। आगे है संधिदाता। यह राजकीय कोषाध्यक्ष होता था और इसका वार्षिक वेतन 24,000 पण होता था। आगे हम बात करते हैं सेनापति की। सेनापति है जो युद्ध विभाग का प्रधान होता था और इसका वेतन 48,000 पण वार्षिक था। आगे है युवराज। युवराज है जो राजा का उत्तराधिकारी होता था। आगे है प्रतिष्ठा। यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। इसे कंडक शोधन भी कहते थे। आगे है नायक। नायक है जो युद्ध सेना का नेतृत्व करता था। नेक्स्ट है कर्मानितक। यह है साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। जो कि उद्योग धंधे होते थे साम्राज्य में, उसकी निरीक्षण करना होता था, वो इस अधिकारी द्वारा किया जाता था। आगे है व्यवहारिक। यह दीवानी अदालत का न्यायाधीश होता था, वो क्या कहलाता था? व्यवहारिक। मंत्रिमंडल अध्यक्ष। यह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। आगे है दंडपाल। सेना की सामग्री को एकत्रित करने वाले अधिकारी को दंडपाल कहते थे। नेक्स्ट है अंतपाल। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था अंतपाल। आगे है दुर्गपाल। यह देश के दुर्गों की रक्षा करता था। नेक्स्ट है नागरक। यह नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट है प्रास्था। राष्ट्रीय आदेशों को लिपिबद्ध कराने व राष्ट्रीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी प्रास्था कहलाता था। आगे है द्वारपाल। राजमहलों की देखरेख करने वाले अधिकारी को द्वारपाल कहती थी। अंतःवार्षिक।
राजा की अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी अंत्यावश्यक था। नेक्स्ट है आठविक, यह वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 26 अध्यायों का वर्णन मिलता है जो विभिन्न विभागों में अध्यक्ष के रूप में मंत्रियों के नीचे कार्य करते थे। इन अध्यक्षों को 1000 पर्ण वार्षिक वेतन के रूप में मिलता था। इनमें से कुछ अध्यक्षों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है सूराध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष था ये। आगे है सीता अध्यक्ष, यह कृषि विभाग का अध्यक्ष था। आगे है पुण्याध्यक्ष, यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है पोतवाध्यक्ष, यह मापतोल विभाग को नियंत्रित करने वाले विभाग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है सूनाध्यक्ष, ये जो बुच्चड़ खाना है उसका अध्यक्ष था। आगे है शुल्काध्यक्ष, व्यापार से प्राप्त कर व चुंगी को एकत्रित करने वाला जो विभाग होता था उसका ये अध्यक्ष था। संस्था अध्यक्ष, यह व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। आगे है मानाध्यक्ष, यह दूरी व समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष था। आगे है लक्षणाध्यक्ष, छापेखाने व टकसाल का अध्यक्ष था जी लक्षणाध्यक्ष। यह मुद्रा जारी करने वाला भी प्रमुख अधिकारी होता था। हस्ताध्यक्ष, इसमें होता था, यह है हाथियों की रेख करने वाले विभाग का अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, इसके भी नाम से ही पता चलता है, जैसे हाथियों का पता चलता था, इससे अश्व से अश्व यानी कि घोड़ों की देखभाल करने वाले विभाग का अध्यक्ष। आगे है अक्षपटलाध्यक्ष, तो कहते हैं महालेखाकार। आगे है कुप्याध्यक्ष, मतलब वन विभाग का अध्यक्ष। मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था, जो मौर्य काल में है, प्रांत सबसे बड़ी इकाई था। प्रांतों का प्रशासन राज परिवार के ही किसी सदस्य के पास होता था। अशोक के अभिलेख में उसे या तो कुमार कहते थे या फिर आर्यपुत्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्कर कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन में भी केंद्र की तरह मंत्री परिषद होती थी। प्रशासन में सुविधा के लिए चंद्रगुप्त ने अपने प्रांतों को 4 भागों में बांट लिया था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी, क्योंकि उसने कालिंग को जीतकर भी अपना 5वां प्रांत बना लिया था। पहला प्रांत था अवंती, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। दूसरा प्रांत था प्राची, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रांत है तीसरा, ये था दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। आगे है उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और अंतिम था जो कलिंग, जो कि अशोक के समय में जुड़ा, वो कौन सा था, उसकी राजधानी तौशली। जूनागढ़ के अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि सौराष्ट्र की स्थिति स्वतंत्र थी। चंद्रगुप्त के समय में पुष्यमित्र और अशोक के समय में सुशासक यहाँ के प्रशासक थे। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे। प्रत्येक मंडल पर महामात्य नामक अधिकारी होते थे। कई स्थानों पर मंडल के अधिकारियों के नाम प्रादेशिक या फिर प्रदेष्टा भी देखने को मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख मंडल निम्नलिखित थे। कौशाम्बी मंडल, यह पाटलिपुत्र क्षेत्र के अंतर्गत आता था। आगे है समाप्पा, ये तोशली क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अगला है गिरिनार, यह सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है इसिला, यह सुवर्णगिरी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मंडल जिलों में विभक्त थे, जिसे आहार या फिर क्या बोलते थे, विषय भी बोला जाता था। और इनके अधिकारी को स्थानिक या फिर विषयपति कहते थे। स्थानिक के अधीन गोप होते थे। ये 10 गांवों पर शासन करते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी और गांव के मुख्य को ग्रामिक
कहते थे। आगे हम बात करते हैं मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था के बारे में। मौर्य काल में नगर प्रशासन की जानकारी हमें मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इसके अनुसार नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई या फिर एग्रोनोमोई कहा जाता था। नगर को चलाने के लिए 6 समितियां थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, अर्थात नगर का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। जनसंख्या समिति। जनसंख्या समिति में जनसंख्या संबंधित कार्य होते थी। वो जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। नेक्स्ट है शिल्प कला समिति। इसका प्रमुख कार्य नगर की सड़कों व भवनों का निर्माण व नगर की सफाई व्यवस्था करना था। आगे है उद्योग व्यापार समिति। यह वाणिज्य व व्यापार की देखभाल व वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना इसका प्रमुख कार्य था। यह वस्तुओं के क्रय व विक्रय का ब्यौरा भी रखती थी। आगे है कर निरीक्षण समिति। बिक्री कर को वसूलना व कर चोरी को रोकना, ये इसका कर निरीक्षण समिति का कार्य था। कर चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य में बिक्री कर 1/10 अर्थात वस्तु के मूल्य का 10वां भाग कर के रूप में वसूला जाता था। आगे है विदेश समिति। विदेशी यात्रियों का विवरण व मेजबानी करने का कार्य विदेश समिति करती थी और अप्रत्यक्ष रूप से ये उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखती थी। आगे है वस्तु निरीक्षण। बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट का निरीक्षण वस्तु निरीक्षण समिति करती थी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायालय राजा होता था और सबसे छोटा न्यायालय ग्राम का न्यायालय होता था। इसमें ग्राम के वृद्धों के साथ मिलकर ग्रामिक न्याय करते थे। ग्राम न्यायालय व राजा के न्यायालय को छोड़कर शेष 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय में यह दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय था और इसके न्यायाधीश को व्यवहारिक या धर्मस्थ कहा जाता था। आगे है फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता था। इसमें व्यक्ति व राज्य के बीच के विवादों को निपटारा किया जाता था। आगे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में विवाद के निर्णय के लिए कानून के 4 अंगों का वर्णन किया गया है। पहला है व्यवहार, पुराणों के आधार पर निर्णय देना। आगे है धर्म, यह सार्वभौमिक नियम था। आगे है चरित्र, गांव में अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना। आगे है राजआज्ञा, यह क्या था? राजा द्वारा बनाया गया कानून। मौर्य काल में दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी। मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास व जुर्माना जैसे दंड दिए जाते थे। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। केंद्रीय शासन का महत्वपूर्ण विभाग सैन्य विभाग था। चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। इस विशाल सेना का रखरखाव करने के लिए 6 समितियां बनाई गई थी। प्रत्येक समिति में 5 सेना विशेषक होते थे। प्रथम समिति, यह जल सेना की व्यवस्था करती थी। द्वितीय समिति, यह यातायात व रसद की व्यवस्था करना इसका कार्य था। तृतीय समिति, यह पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी। चतुर्थ समिति, यह घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था करती थी। पंचम समिति, यह गज सेना की व्यवस्था की को देखती थी। आगे है छठी समिति, यह रथ सेना को देखती थी। सैन्य विभाग सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति था, जिसका वेतन 48,000 पन वार्षिक था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? नायक, और जिसका वेतन था 1200 पन वार्षिक। आगे चाणक्य ने जो पैदल सेना थी
उसको 6 भागों में वर्णन किया है। एक थी मौल, थी जो स्थायी सेना थी। भृतक, जिनको अगर ज़रूरत पड़ती थी तो किराए पर सेना को लाया जाता था, तो किराए के सैनिकों को भृतक कहते थे। आगे है मित्र बल। मित्र राज्यों से मदद में ली गई सेना को मित्र बल कहते थे। अमित्र बल, जो युद्धों में बंदी बनाए जाते थे जो लोग, उनको उनकी सेना होती थी जो, उनको अमित्र बल कहते थे। श्रेणी बल, जो युद्ध में आजीविका चलाने के लिए लड़ते थे, उनको श्रेणी बल बोलते थे। आठवीं बल, यह जंगली सेना होती थी। मौर्य काल में युद्धों में व्यूह की रचना की जाती थी। ये 3 प्रकार के व्यूहों की रचना करते थे। एक है मंडल व्यूह, भोग व्यूह, असंगत व्यूह। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार से युद्ध करना चाहिए। प्रकाश युद्ध यानी कि आमने सामने का युद्ध, गूढ़ युद्ध यानी चालाकी व छल करके युद्ध। तीसरा है तुष्णीम युद्ध, इसमें अप्रत्यक्ष युद्ध यानी कि जो शत्रु का राज्य था उसमें गृह युद्ध छिड़वा देना, लोगों को आपस में लड़वा के, उनके जो मंत्री थे उनको लड़वा के गृह युद्ध छिड़वा देना। नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में गुप्तचरों का महत्वपूर्ण स्थान था। इन्हें गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी तरप महामात्य होता था। गुप्तचर 2 प्रकार से कार्य करते थे। एक थी संस्था, संस्था में वो कार्य करते थे। ये गुप्तचर संस्थाओं में एकत्रित होकर एक ही स्थान पर रुककर कार्य करते थे। ये 5 प्रकार के होते थे। छात्र वेश, सन्यासी वेश, किसान वेश, व्यापार वेश और तपस्वी वेश। ये अलग अलग वेशों में रहते थे इस प्रकार से। आगे है संचार। इसमें जो गुप्तचर होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए कार्य करते थे। कुछ गुप्तचर अन्य देशों में नौकरी कर लेते थे और सूचनाएं भेजते थे, और इन गुप्तचरों को उव्व्य वेतन कहा जाता था। गुप्तचरों के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपराधों को रोकने के लिए पुलिस भी होती थी, और पुलिस को क्या बोलते थे? रक्षिण बोलते थे उस समय। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। चाणक्य के अनुसार अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मैगस्थनीज के अनुसार 4 वर्णों का वर्णन नहीं किया गया है, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। एक है दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, विद्वान व भिक्षुक आते थे। आगे है कृषक। मैगस्थनीज ने 7 वर्णों में कृषकों की संख्या सबसे अधिक बताई है। आगे है पशुपालन, ये पशुपालक का कार्य करते थे। आगे है मंत्री, इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। आगे है सैनिक, समाज में किसानों के बाद सबसे अधिक संख्या किसानों की थी। आगे है व्यापारी और शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। आगे है निरीक्षक, समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे, उनको निरीक्षक बोला जाता था। मौर्यकालीन वास्तुकला। मौर्य काल में भवन लकड़ी से बने हुआ करते थे, जो वर्तमान पटना से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो कि सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने उत्तर प्रदेश में सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर पत्थर के 4 शेरों को एक जगह रखा गया है। सारनाथ का स्तूप अहिंसा का सूचक है, यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आगे हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। 2 सदियों से चले आ रहे मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, और इससे मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्य वंश के पतन के
निम्नलिखित कारण थे। पहला था अयोग्य व निर्बल अधिकारी। अशोक ने अपने गद्दी पर बैठने से पहले अपने भाइयों की हत्या कर दी थी। इसी कारण से उसे ऐसे लोगों को अपने राज्य का सामंत बनाना पड़ा जो मौर्य वंश के नहीं थे। यही कारण था कि अशोक की मृत्यु के बाद वे विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपनी चारों ओर की दिशाओं में विजय प्राप्त करने की नीति को बदल दिया और धम्म की नीति को अपना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य शासकों ने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश ही नहीं की। आगे है आर्थिक संकट। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद स्तूपों का निर्माण करने में अपना राजकोष खाली कर दिया। उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके लिए उसने जनता पर कर बढ़ा दिए और इन स्तूपों की जो देखरेख का खर्च था उसका बोझ भी जनता पर पड़ा। शासन का अति केंद्रीकरण। मौर्य काल में अभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के हाथों में होते थे। उसे वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी प्राप्त था। यही कारण था कि अशोक की मृत्यु के बाद उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण से कार्य नहीं हो सका और राजकीय व्यवस्था डगमगा गई। आगे अशोक की धम्म नीति। अशोक की अहिंसक नीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य खंडित हो गया और उसे रोकने के लिए वह कुछ नहीं कर पाई। उदाहरण के लिए कश्मीर के शासक जलोक, जिसने अशोक के बौद्ध बनने के बाद कश्मीर को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि वह बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करता था और वह शैव धर्म का अनुयायी था। यह बात बिल्कुल सत्य है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य न होकर कोई बौद्ध भिक्षु होता तो वह अहिंसा का मार्ग बताता और मौर्य वंश कभी भी स्थापित ही ना हो पाता। आगे है राष्ट्रीय चेतना का अभाव। लोगों में उस समय राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, इस कारण से भी मौर्य वंश का पतन हुआ। आर्थिक व सांस्कृतिक असमानताएं। आगे है प्रांतीय शासकों के अत्याचार व अमात्यों के अत्याचार। जो प्रांतीय शासक थे, मंत्री होते थे, वो जनता पर, प्रजा पर बहुत से अत्याचार करते थे, जिसी कारण से मौर्य वंश पतन की ओर चला गया। और आगे है नेक्स्ट है ब्राह्मण विरोधी नीतियां। ब्राह्मण विरोधी नीतियों के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो आज हमने मौर्य साम्राज्य को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से हम मौर्य साम्राज्य से जुड़े इंटरेस्टिंग व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जल्दी ही आने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।